नमस्ते। कभी सोचा है कि वो एंटासिड की गोली जो हार्ट बर्न के लिए फटाफट ली जाती है, हमेशा असर क्यों नहीं करती? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ लोग तो रोज एंटासिड लेते हैं, फिर भी उन्हें वो एसिडिटी और रिफ्लक्स की दिक्कत बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब जीईआरडी के इलाज के अलग-अलग तरीकों में ही छुपा है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गर्ड आखिर है क्या भला। देखिए, गर्ड का पूरा नाम है गैस्ट्रोईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट का एसिड उल्टा ऊपर की तरफ हमारी खाने की नली यानी ईसोफेगस में बहने लगता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पेट और खाने की नली के बीच में एक वाल्व होता है जिसे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, और वो कमजोर पड़ जाता है। तो गर्ड के इलाज को एक सीढ़ी की तरह समझिए, और इस सीढ़ी का जो सबसे पहला पायदान है वो है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, यानी बेअसर कर देना। ये सबसे तेज और सबसे सीधा तरीका है जिससे फौरन राहत मिलती है। और यहीं पर एंट्री होती है एंटासिड्स की। इन्हें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी कह सकते हैं, मतलब जो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। इनका काम बड़ा सिंपल है। पेट में जो एसिड पहले से मौजूद है, बस उसे न्यूट्रलाइज कर दो। इससे क्या होता है? सीने में जलन और एसिडिटी से तुरंत आराम मिल जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक ट्रेड ऑफ है। एंटासिड्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? इंस्टेंट रिलीफ, यानी फौरन आराम। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी, ये नए एसिड को बनने से नहीं रोक पाते। मतलब आपने गोली ली, आराम मिला, और जैसे उसका असर खत्म हुआ, प्रॉब्लम वापस अपनी जगह पर आ सकती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर कोई एल्यूमिनियम वाले एंटासिड्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नीशियम वाले एंटासिड से डायरिया का खतरा रहता है। तो मतलब साफ है, इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा, तो अब उस इलाज वाली सीढ़ी के दूसरे पायदान पर चलते हैं। यहाँ हम एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, बल्कि एक स्टेप और पीछे जा रहे हैं। हम उस सिग्नल को ही ब्लॉक कर देंगे जो एसिड बनाने के लिए भेजा जाता है। यानी ये तरीका राहत देने से ज्यादा प्रॉब्लम को रोकने पर फोकस करता है। ये काम करते हैं H2 ब्लॉकर्स। अब ये क्या करते हैं? देखिए, ये दवाएं सीधे पेट के उन सेल्स पर असर करती हैं जो एसिड बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं और बस एसिड बनाने वाला सिग्नल ही रुक जाता है। नतीजा, पेट में एसिड कम बनता है। रैनिटिडीन, फैमोटिडीन, ये सब दवाएं इसी ग्रुप में आती हैं। एक बात ध्यान में रखने वाली है, अगर इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो शरीर इन पर एक तरह का टॉलरेंस बना लेता है। मतलब धीरे धीरे इनका असर कम होने लगता है। चलिए अब आते हैं इलाज की सीढ़ी के सबसे ऊंचे और सबसे पावरफुल पायदान पर। यहाँ हम सिग्नल नहीं, बल्कि सीधे उन पंप्स को ही बंद कर देते हैं जो एसिड बनाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, या शॉर्ट में पीपीआईज। ये दवाएं मानो पावर हाउस हैं। ये सीधे उन प्रोटॉन पंप्स को टारगेट करती हैं जो पेट में हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड छोड़ते हैं। ये इन पंप्स को ही शट डाउन कर देती हैं, जिससे एसिड का बनना बहुत असरदार तरीके से कम हो जाता है। ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, ये नाम तो बहुतों ने सुने होंगे। ये सबसे कॉमन पीपीआईज हैं। तो यहाँ H2 ब्लॉकर्स और पीपीआईज को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क साफ है। H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं? एसिड बनाने के सिग्नल को रोकते हैं, और पीपीआईज वो तो सीधे एसिड बनाने वाले पंप को ही बंद कर देते हैं। इसी वजह से पीपीआईज को एसिड कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा पावर उतने ही बड़े रिस्क, खासकर जब इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए। अगर पीपीआईज को बहुत लंबे समय तक लिया जाए तो शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इतना ही नहीं, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाए। तो अभी तक हमारी सारी बात एसिड को कम करने या रोकने के बारे में थी, लेकिन इलाज का एक और बहुत ज़रूरी पहलू भी है, और वो है पेट की अंदरूनी लाइनिंग को एसिड के हमले से बचाना। तो चलिए अब इन प्रोटेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ये है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। इनका काम एकदम एक फिजिकल शील्ड, एक ढाल की तरह होता है।
ये दवाएं पेट के अंदर जाकर अल्सर या जख्मों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच बना लेती हैं। फिर एसिड उस जगह को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सुक्राल्फेट इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और सुक्राल्फेट के काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, जैसे ही ये दवा पेट में मौजूद एसिड के कांटेक्ट में आती है, ये एक चिपचिपे से जेल में बदल जाती है। फिर ये जेल सीधे अल्सर के ऊपर जाकर चिपक जाता है और एक बैरियर बना लेता है। इससे अल्सर को हील होने का, ठीक होने का पूरा मौका मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। सुक्राल्फेट को अपना काम करने के लिए पेट में एसिड चाहिए। उसी एसिड से तो वो जेल बनता है। इसीलिए इसे कभी भी PPIs, H2 ब्लॉकर्स या एंटासिड्स के साथ नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दवाएं तो एसिड को कम कर देती हैं, और अगर एसिड ही नहीं होगा तो सुक्राल्फेट अपना काम नहीं कर पाएगा, वो बेअसर हो जाएगा। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, इलाज का मतलब सिर्फ एसिड को कम करना नहीं है। जो असली गोल है, असली लक्ष्य, वो है शरीर के नेचुरल बैलेंस यानी प्राकृतिक संतुलन को वापस लाना। और इसी संतुलन को बनाने में मदद करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इनका अप्रोच ड्यूल एक्शन वाला है, मतलब ये एक साथ दो काम करते हैं। एक तरफ तो ये पेट की रक्षा करने वाले म्यूकस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ ये एसिड के प्रोडक्शन को कम भी करते हैं। मिसोप्रोस्टॉल इसी ग्रुप की एक दवा है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दवा प्रेगनेंसी में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसे गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। वजह? ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकती हैं, जिससे मिसकैरेज हो सकता है। ये एक क्रिटिकल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि GERD को मैनेज करने का मतलब सिर्फ एसिड को दबाना नहीं है, बल्कि ये शरीर के अपनी डिफेंस सिस्टम और एसिड प्रोडक्शन के बीच एक सही बैलेंस, एक संतुलन को वापस पाने के बारे में है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये सब कुछ बैलेंस के बारे में ही है, तो जो ट्रीटमेंट प्लान फॉलो किया जा रहा है वो असल में किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है? सिर्फ लक्षणों को या शरीर